Hello everyone, welcome to my channel. Let's start today with our another chapter of history. Today I will start with chapter 2 of class 7, New Kings and Kingdoms. Many new dynasties emerged after the 7th century. बहुत सारी नई नई dynasties emerge हुई देखने को मिली after the 7th century. And here is the map which shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. So इस map में हमको show किया गया है बहुत सारी ruling dynasties का अलग अलग सब पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चाहमनास, चंदेलास, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, चोलास, चेरास, परामरास and etc. The emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. So 7th century के around about बहुत सारे landlords और warrior chiefs देखने को मिले अलग अलग regions में subcontinent के. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samantas. तो जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे उस समय के किंग्स थे वो इन लोगों को बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स को अपने सबऑर्डिनेट्स मानते थे या फिर उनको रेफर करते थे एज समंतास. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support. तो किंग्स क्या एक्सपेक्ट करते थे कि ये लोग उनके लिए गिफ्ट्स लेके आए, उनके दरबार में प्रेजेंट रहे और उनको मिलिट्री का सपोर्ट भी प्रोवाइड करें. As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mangaleshwara and so on. जैसे जैसे समंताज ने या सबऑर्डिनेट्स ने पावर एंड वेल्थ गेन करना शुरू किया वैसे वैसे उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया एज महासमंता और महामंडलेश्वरा. Sometimes they asserted their independence from their overlords, जो उनको ओवरलॉर्ड्स थे लैंडलॉर्ड्स या वॉरियर चीफ्स के उनसे इंडिपेंडेंस भी ले ली गई उन्हें. वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन. और ऐसा ही एक इंस्टेंस देखने को मिला डेक्कन में ऑफ राष्ट्रकूटास. इनिशियली they were subordinate to the चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. शुरुआत में राष्ट्रकूटास चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे एंड चालुक्यास थे कर्नाटका से. In the mid-8th century, Danki Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranya Garbh. Mid-8th century में एक राष्ट्रकूटा चीफ थे जिनका नाम था दानकी दुर्गा. उन्होंने चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रू किया एंड एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्य गर्भ, मीन्स गोल्डन वूम्ब. When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even he was not one by birth. तो इस रिचुअल में क्या परफॉर्म किया गया ब्राह्मण्स की हेल्प से कि जो इंसान क्षत्रिय बोर्न नहीं हुआ बट उसका रीबर्थ किया गया इस सेक्रीफाइस के थ्रू, इस रिचुअल के थ्रू एंड उसको क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करवा दिया गया. In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. And कुछ केसेस में बहुत बड़ी बड़ी enterprising families के men ने अपनी मिलिट्री की स्किल्स को यूज करके किंगडम्स को carve out किया. For instance, the Kadam Mayura Ashraman and the Gurjar Pratihar Harichandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. So, दो लोग कदम मयूर अशरमन एंड गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र ये ब्राह्मण थे बट उन्होंने अपना ब्राह्मण का ट्रेडिशनल प्रोफेशन गिव अप किया और आर्म्स मीन वेपन्स टुक अप किए एंड अपने खुद के किंगडम्स एस्टैब्लिश किए कर्नाटक एंड राजस्थान में. सो हियर इज एन इमेज ऑफ अ वॉल रिलीफ फ्रॉम केव. ये एक इमेज है केव की फ्रॉम अ वॉल
of Ellora cave. Administration in the kingdoms. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaj, Adhiraj, त्रिभुवन चक्रवर्ती एंड so on. और जैसे जैसे नए किंग्स आ रहे थे उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े टाइटल्स खुद के लिए रखने शुरू कर दिए, जैसे कि महाराज अधिराज मतलब ग्रेट किंग और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती मीन लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स. However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with associations of peasants, traders and brahmins. ऐसे ही क्लेम्स के लिए, ऐसे ही बड़े बड़े टाइटल्स के लिए उन्होंने अपनी पावर भी शेयर की समंतास के साथ, और कईयों ने तो पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स एसोसिएशन के साथ. In each of these states, resources were obtained from the producers. तो जो भी नए नए किंगडम्स बन रहे थे उन लोगों ने अपने रिसोर्सेज किन से ऑब्टेन किए? उन्होंने प्रोड्यूसर से ही अपने रिसोर्सेज ऑब्टेन करना स्टार्ट किए. एंड प्रोड्यूसर्स कौन थे? दैट वर पीजेंट्स, कैटल कीपर्स एंड आर्टिसंस who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. जिनको फोर्स किया जाता था या खुद ही वो सरेंडर कर देते थे कुछ पार्ट उनके प्रोडक्शन का. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders, और revenue and taxes भी traders से collect किए जाते थे. These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. तो इन resources को use किया जाता था किंग की फाइनेंशियल कंडीशन को अपग्रेड करने के लिए, एंड कई बार टेम्पल्स एंड फोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए भी. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. तो wars fight करने के लिए भी इन resources का use किया जाता था, एंड ऐसा माना जाता था कि ट्रेड रूट्स एंड लैंड को भी एक्सेस मिलता था wars के थ्रू. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. So revenue collect करने के लिए जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता था वो जनरली हेरिडिटरी पोजीशंस ही होती थी. मीन्स एक ही फैमिली की अलग अलग जनरेशंस ये काम कर रही थी. This was true about the army as well, and army में भी हेरिडिटरी कंडीशन ही देखने को मिली. In many cases, close relatives of the king held this position. बहुत सारे केसेस में किंग के खुद के क्लोज रिलेटिव्स भी ये काम करते थे रेवेन्यू कलेक्शन का. 400 taxes. The inscriptions of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. So Cholas के inscription में क्या देखने को मिला कि वहाँ पे 400 different kinds of taxes देखने को मिले. The most frequently mentioned tax is Vetti. Vetti सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला टैक्स था वहाँ पे, जिसका मीनिंग था टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर. वेती एक ऐसा टैक्स था जिसमें फोर्स्ड लेबर यूज होती थी, ना कि कैश लिया जाता था. एंड कदमई और लैंड रेवेन्यू, और कदमी एक अनदर टाइप ऑफ टैक्स था जिसका नाम था लैंड टैक्स और लैंड रेवेन्यू. There were also taxes on thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, assessed on succession to family property, etc. और भी अलग अलग टैक्सेस थे जैसे कि लैडर का यूज करना टू क्लाइम पाम ट्रीज, सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा. नाउ वी विल सी प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्तिस contain detail that may not be literally true. तो प्रशस्तिस में बहुत सारी अलग अलग डिटेल देखने को मिली और जरूरी नहीं है कि वो सब डिटेल्स ट्रू थी. But they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, पर वहाँ पे क्या देखने को मिला? प्रशस्ति में ये देखने को मिला कि रूलर्स खुद को कैसा बताते थे, क्या काम करते थे, कैसे थे, ये सब देखने को मिला.
These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. तो ये लिखे गए हैं कुछ learned ब्राह्मण से, पढ़े लिखे ब्राह्मण्स के द्वारा, जिन्होंने occasionally कभी कभी administration में help किया. Kings often rewarded Brahmins by grants of land. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. तो kings ब्राह्मण्स को गिफ्ट के तौर पे लैंड देते थे एंड उसका रिकॉर्ड लिखा जाता था कॉपर प्लेट्स पे, नाम लिखा जाता था, डिटेल्स लिखी जाती थी जिसको भी लैंड ग्रैंट होती थी. And here is an image of a set of copper plates recording a grant of land. It was made by a ruler in the 9th century and written in Sanskrit and partially in Tamil. You can see here the image of the writing on the copper plate. Now we will see the achievements of Nagbhat. Many rulers described their achievements in प्रशस्ति. बहुत प्रशस्ति में नागभट्ट की achievements देखने को मिली. One प्रशस्ति written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh describes the exploits of Nagbhat, a Pratihar king, as follows. So Nagbhat की हमको achievement देखने को मिली एक प्रशस्ति में, which was written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh. So what was written? The kings of Andhra, Sandhva, Vidarbha and Kalinga fell before him even as he was a prince. जो आंध्रा, सेंधवा मीन्स प्रेजेंट सिंध, विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा, वहां के किंग्स थे वो नागभट्ट के आगे झुक गए, जबकि वो किंग नागभट्ट प्रिंस थे उसी वक्त ही, राजकुमार थे उसी टाइम पे ही. ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध. नागभट्ट ने विक्ट्री जीत हासिल की चक्रयुद्ध के ऊपर. चक्रयुद्ध हु वाज द रूलर ऑफ कन्नौज. He defeated the king of Vang, Anarta, Malwa, Kirta, तुरुष्का, वत्सा, मत्स्य. तो उन्होंने किस किस किंग को डिफीट किया, किस किस किंग को के ऊपर विक्ट्री हासिल की? वो थे किंग ऑफ वंग विच वॉज पार्ट ऑफ बंगाल, अनर्ता पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कीर्त फॉरेस्ट पीपल, तुरुष्क मीन्स टर्क्स, वत्स एंड मत्स्य. Vats and Matsya both kingdoms in North India. Now we will see what was given with the land. So land grant होती थी ब्राह्मण को किंग्स के थ्रू, तो उसके साथ लैंड के साथ साथ ब्राह्मण को क्या मिलता था? And this was written as a part of Tamil section of a land grant given by the Cholas. We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. तो land की boundaries बनाई होती थी thorny bushes plant करके. This is what the land contains. So land में जो land grant की जाती थी उसमें क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या था? Fruit bearing trees, water, land, gardens and orchards, trees, wells, open spaces, pasture land, a village, ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, silk-laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives, and deep lakes. He who receives the land can collect taxes from it. जिसको लैंड ग्रांट होती थी वो उन सब चीजों से टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकता था. He can collect the taxes imposed by judicial officers as fines, the tax on betel leaves. So वो टैक्स कहाँ से कलेक्ट कर सकता है? जुडिशियल ऑफिसर्स जो फाइन लगाते थे वहां से. टैक्स ऑन betel leaves, on woven cloth as well as on vehicles. He can build large rooms with upper stories made of baked bricks. वो रूम्स भी बना सकता था, ऊपर डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी भी बना सकता था. ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, वेल्स भी बना सकता था. ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस, प्लांट ट्रीज को प्लांट कर सकता था, थॉर्नी बुशेस लगा सकता था इफ नेसेसरी. He can get canals constructed for irrigation. तो irrigation processing के लिए भी वो canals बना सकता था.
He should ensure that water is not wasted and that embankments are built. बट एक श्योरिटी रखनी थी कि वाटर को वेस्ट नहीं करना है. सो जैसा वो चाहता था वैसे उस लैंड का वो यूज कर सकता था. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. So 12th century में एक बहुत ही लंबी संस्कृत पोइम देखने को मिली जिसमें हिस्ट्री ऑफ किंग्स देखने को मिली, उन किंग्स की जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया था. It was composed by an author named कल्हन. तो ये पोइम लिखी गई है ऑथर जिसका नाम है कल्हन. He used a variety of sources. उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज यूज किए जैसे कि इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट. Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. तो प्रशस्ति से अलग उसने अपना ये पोइम लिखी संस्कृत में जिसमें उसने रूलर्स के साथ साथ उनकी पॉलिसीज का भी जिक्र किया. वॉरफेयर फॉर वेल्थ. तो अब हमने देखा है कि जितनी भी ये रूलिंग डायनेस्टीज थी वो अलग अलग अपने अपने स्पेसिफिक रीजन में ही बेस्ड थी. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज. उसी टाइम पे उन्होंने अलग अलग एरियाज पे कंट्रोल करना भी चाहा, बहुत ट्राई किया कंट्रोल करने का. वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वो द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली. 4 centuries, rulers belonging to Gujar Pratihar, Rashtrakut and Pala dynasties fought for control over Kannauj. तो ऐसे ही सिटी ऑफ कन्नौज के ऊपर भी बहुत सारे किंग्स ने ट्राई किया कंट्रोल करने का एंड ये बेस्ड है इन द गंगा वैली. सो रूलर्स जो कि बिलोंग करते थे गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टी से उन्होंने फाइट की एक दूसरे के साथ कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए. Because these were three parties in this long-drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle. अभी हमने देखा कि 3 पार्टीज थी, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टीज. इसलिए 3 पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण इसको हिस्टोरियंस डिस्क्राइब करते हैं एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. Rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. तो रूलर्स ने अपनी पावर को दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनवाए. So when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. So जब एक किंग दूसरे किंगडम पे अटैक करता था तो वो सिर्फ किंगडम पे अटैक नहीं करता था, वहां के टेम्पल्स पे भी अटैक करता था बिकॉज ऐसा माना जाता था कि उस टाइम पे टेम्पल्स भी बहुत रिच थे. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान. ऐसा ही एक रूलर को देखने को मिला जिसका नाम था सुल्तान महमूद जो कि था गजनी अफगानिस्तान से. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and northwestern part of the subcontinent. तो सुल्तान महमूद ने रूल किया 997 से 1030 तक और कौन कौन से पार्ट्स कंट्रोल किए. उन्होंने कंट्रोल किया सेंट्रल एशिया, ईरान एंड ऑल्सो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples. तो लगभग हर साल सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया और उसका मेन टारगेट था रिच टेम्पल्स जिसमें इंक्लूडेड है सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. जितनी भी वेल्थ, जितना भी रिसोर्सेज अच्छे उसने यहाँ से कैरी किए वो सब यूज हुए गजनी की कैपिटल सिटी बनाने में. Sultan Mahmud was also interested in finding out about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. तो सुल्तान महमूद बहुत इंटरेस्टेड था ये सब अपने बायोग्राफी में लिखवाने के लिए कि किस किस किंगडम को या किन किन लोगों को उसने कंकर किया, डिफीट किया. एंड एक स्कॉलर अल बिरूनी को उसने हायर किया अपना सब कॉन्टिनेंट
के ऊपर अकाउंट लिखवाने के लिए। This Arabic work known as Kitabul Hind remains an important source for historians and यही अरेबिक वर्क जो सुल्तान महमूद ने अल बिरूनी से लिखवाया उसका नाम रखा गया किताबुल हिंद एंड वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स बना हिस्टोरियंस के लिए। He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. तो उसने संस्कृत स्कॉलर्स से भी कांटेक्ट किया, कंसल्ट किया उसके अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। Other kings who engaged in warfare included the Chahmanas, later known as Chauhan, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. तो इस लड़ाई में सुल्तान महमूद वाली लड़ाई में जो और किंग्स इंगेज थे वो थे चहमना जिनको बाद में नाम दिया गया चौहान। उन्होंने रूल किया ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। They attempted to expand their control to the west and east, where they were opposed by Chalukyas of Gujarat and Gahadwalas of western उत्तर प्रदेश। चौहान ने भी अपना कंट्रोल एक्सपेंड करने के लिए वेस्ट और ईस्ट में लड़ाई लड़ी ऑपोजिशन ऑफ चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गादावालास of western Uttar Pradesh. The best known Chahamana ruler was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192. So best known ruler Chahaman ruler or Chauhan ruler was Prithviraj III, who ruled from 1168 to 1192 एंड उन्होंने डिफीट किया अफगान रूलर जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191 बट नेक्स्ट ईयर consecutively next year which was 1192 उसी साल वो लॉस्ट हो गए डिफीट हो गए सुल्तान मोहम्मद गोरी से। So here is a closer look of the Cholas empire. Here we can see the Cholas empire. These are the Cholas empire. Now from Udaipur to Thanjavur, we will see now how did the Cholas rise to power. A minor chiefly family known as the Muttariyar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram. तो एक माइनर फैमिली चीफली फैमिली देखने को मिली जिसका नाम था मुत्तरियर जिनकी पावर थी कावेरी डेल्टा में। वो सबऑर्डिनेट थे पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम के। Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Uriyur, captured the delta from the Muttariyar in the middle of 9th century. तो विजयालय जो कि एक चीफली फैमिली ऑफ चोलास फ्रॉम उरियूर से बिलोंग करते थे उन्होंने कैप्चर किया डेल्टा कहाँ से मुत्तरियार इन द मिडल ऑफ 9th century. He built the town of Thanjavur and a temple for goddess Nishum Bhasudini there. तो विजयालय ने टाउन बिल्ड किया वहां पे जिसका नाम रखा थंजावुर और गॉडेस के लिए टेंपल भी बिल्ड किया। कौन सी गॉडेस के लिए? निशुम बसुदिनी। The successors of Vijayalaya conquered neighboring regions and kingdom grew in size and power. जो successors थे विजयालय के आने वाली आगे की जनरेशन थी उन्होंने neighboring region को कंकर किया और किंगडम को ग्रू किया along with its size and power. The Pandyan and Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. और धीरे धीरे पांड्यन और पल्लवा टेरिटरीज थी जो साउथ एंड नॉर्थ की वो भी इसकी पार्ट बन गई। राजाराज वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। तो राजाराज वन सबसे पावरफुल चोला रूलर थे जो किंग बने 1985 में और बहुत सारे एरियाज में उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सपेंड किया। He also reorganized the administration of the empire. एडमिनिस्ट्रेशन था जो उन्होंने वो भी सारा चेंज किया रीऑर्गेनाइज किया। राजाराज सन राजेंद्र वन continued his policies and even raided the गंगा वैली। राजाराज के सन थे जिनका नाम था राजेंद्र वन उन्होंने वही पॉलिसीज कंटिन्यू की बट रेड किया इवन इन द गंगा वैली। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया गंगा वैली के साथ साथ श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में भी रेड किया फॉर डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपेडिशन।
स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। सो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी देखने को मिले हमको इस इरा में। The big temples of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram, built by Raja Raj and Rajendra, are architectural and sculptural marvels. तो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जो थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के हैं, जो बनाए गए हैं राजा राज एंड उनके बेटे राजेंद्र के थ्रू। वो बहुत अच्छे आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्वल्स हैं। So here is an image of temple at Gangaikonda Cholapuram. We can see here an example of temple at Gangaikonda Cholapuram. Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. So Chola temples centers बन गए craft production के, एंड जो लैंड रूलर्स थे वो भी टेम्पल्स को एंडोव करते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. तो जो लैंड थी टेम्पल्स की वो क्या किस यूज आ रही थी? सभी स्पेशलिस्ट जिन्होंने वर्क किया है टेम्पल के काम में उनको मेंटेन करने के लिए। कौन कौन? जैसे कि प्रीस्ट, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। सिर्फ वर्शिप के प्लेसेस नहीं थे टेम्पल, वो हब भी थे। किसके हब थे? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ हब एज वेल। Amongst the crafts associated with temple, the making of bronze images was the most distinctive. टेम्पल्स का क्राफ्ट तो अलग था ही, बहुत अच्छा था, पर उसके साथ जो ब्रॉन्ज इमेजेस देखने को मिली वो भी बहुत डिस्टिंक्टिव थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। आज भी जो चोला किंगडम की, चोला एम्पायर के टाइम की ब्रॉन्ज इमेजेस है वो सबसे फाइनेस्ट है वर्ल्ड में। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. ज्यादातर इमेजेस डेटीज की ही देखने को मिली, बट कभी कभी कुछ डिवोटीज की इमेजेस भी बनाई गई। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर। दिस इज एन इमेज ऑफ चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर एंड वी कैन सी हाउ फाइन इट इज मेड। Now we will see agriculture and irrigation. Many of the achievements of Chola were made possible through new developments in agriculture. ज़्यादातर achievement चोलास को मिली नए नए डेवलपमेंट जो हुए एग्रीकल्चर में। River Kaveri branches off into several small channels before emptying into Bay of Bengal. जो रिवर कावेरी है वो अलग अलग चैनल्स में जाता है बे ऑफ बंगाल में पूरा जाने से पहले। These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. एंड ये चैनल बैंक्स पे, रिवर बैंक्स पे फर्टाइल सोइल को डिपॉजिट कर देते हैं। वाटर फ्रॉम द चैनल ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। एंड जो ये चैनल से वाटर प्रोवाइड होता है वो नेसेसरी मॉइस्चर देते हैं किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि राइस कल्टिवेशन। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Agriculture तो बहुत पहले शुरू हो गया था तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में, but around about 5th or 6th century large scale पे cultivation start हुआ. Forest had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas. कुछ एरियाज में लैंड को लेवल किया गया एंड कुछ एरियाज में फॉरेस्ट को क्लियर किया गया फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the field. Canals बनाए गए, embankments बनाए गए, irrigation processing start किया गया. In many areas, 2 crops were grown in area. कुछ एरियाज में साल में 2 क्रॉप्स कल्टीवेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ. In many cases, it was necessary to water crops artificially. बहुत सारे केसेस में आर्टिफिशियल मेथड यूज हुआ क्रॉप्स को वाटर देने के लिए. A variety of methods were used for irrigation. बहुत सारे अलग अलग मेथड यूज हुए इरिगेशन के लिए, such as in some areas wells were dug
In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. बट एक बात का ध्यान रखना है कि इरिगेशन वर्क ऑल्सो रिक्वायर प्लानिंग, जैसे कि organizing labor and resources, maintaining these works, and deciding on how water is to be shared. Most of new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. बहुत सारे नए रूलर्स और जो लोग विलेजेस में रहते थे उन्होंने एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना शुरू किया एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ध्यान दिया. So here is an image of a 9th century sluice gate in Tamil Nadu. ये एक इमेज है स्लुइस गेट की तमिलनाडु में, which regulated the outflow of water from a tank into channels that irrigate the field. Now the administration of the empire. How was the administration organized? Settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. So settlements of peasants थे जिनका नाम दिया गया Ur. वो बहुत prosperous हो गए with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. So groups बन गए villages में, larger units बन गए जिनका नाम दिया गया Nadu. The village council and Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. तो village council और Nadu मिलके बहुत सारे administrative functions करने लग गए, जैसे कि justice दिलाना किसी को या फिर taxes collect करना. Rich peasants of Vellal caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. तो जो वेल्लल कास्ट के रिच peasants थे उन्होंने कुछ अफेयर्स कंट्रोल करने शुरू कर दिए नाडू के. किसकी सुपरविजन के अंदर? अंडर सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. द चोला किंग gave some rich landowners title. तो चोला किंग ने रिच लैंड को टाइटल्स भी देने शुरू कर दिए, जैसे कि मूवेंडवेलन, अरियर एक्सेट्रा. और इसका मतलब था मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट. एज अ रिस्पेक्ट ये टाइटल्स दिए रिच लैंड ओनर्स को एंड इंटरेस्टेड देम विद इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर. उनको अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑफिसेज भी दिए गए हैंडल करने के लिए. कहाँ पे? एट स्टेट ऑफ द सेंटर. We have seen that Brahmins often receive land grants or Brahmadya. हमने देखा कि ब्राह्मण्स को बहुत बार लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे और उसको बोला जाता था ब्रह्मदया. As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in Kaveri Valley as well as in other parts of South India. So, इसी के चलते लैंड ग्रांट के चलते बहुत सारे ब्राह्मण सेटलमेंट देखने को मिले कावेरी वैली में और साउथ इंडिया में. Each Brahmadya was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahman landholders. तो हर एक ब्रह्मदया को एक असेंबली लुक आउट करती थी या सभा लुक आउट करती थी जो होती थी ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की. These assemblies worked very efficiently. बहुत अच्छे से ये assemblies वर्क करती थी एंड जो भी डिसीजन होते थे उनके वो रिकॉर्ड होते थे डिटेल में. कहाँ पे? इन इंस्क्रिप्शन या फिर ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स. Associations of traders known as Nagarams also occasionally performed administrative functions in towns. ट्रेडर्स की भी एसोसिएशन थी जिसका नाम था नागाराम. वो भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कभी कभी परफॉर्म करते थे टाउन्स में. Inscriptions from Uttaramarur in Chingalput district, Tamil Nadu provide details of the way in which Sabha was organized. So inscriptions देखने को मिली चिंगलपुत डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में, जहाँ पे डिटेल्स थी कि सभा कैसे ऑर्गेनाइज होती थी, किस वे में क्या काम किया जाता था. द सभा हैड सेपरेट कमिटीज. सभा की अलग अलग कमिटीज थी जो अलग अलग वर्क को लुक आफ्टर करती थी, जैसे कि लुक आफ्टर irrigation works, gardens, temples, etc. Names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. So इन कमेटी में एलिजिबल होने के लिए, मेंबर बनने के लिए छोटी छोटी टिकट्स बनाई जाती थी पाम लीफ के ऊपर. फिर इन टिकट को एक अर्दनवेयर पॉट और
मिट्टी के बर्तन में डाला जाता था और फिर एक लड़के को, छोटी उम्र के यंग बॉय को बोला जाता था कि उसमें से टिकट निकाल लो, वन बाय वन, हर एक कमेटी के लिए। टाइप्स ऑफ लैंड। सो चोला इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिली लैंड की, जैसे कि वेलन वगाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स। ब्रह्मदया, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। शाला भोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। देवदना और तिरुना मतुकन्नी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स एंड पलिच चंदनम, land donated to Jain institutions. So, Velanvagai, Brahmadya, Shalabhog, Devdana, Tiruna, Matukakani, Palichandam are the several categories of land which were mentioned on Chola inscriptions. Now, inscriptions and texts. Who could be a member of a सभा? अब सभा का कौन मेंबर बन सकता था? ये हमको देखने को मिला उत्तरमरूर इंस्क्रिप्शन में। All those who wish to become members of the sabha should be owners of land from which land revenue is collected. तो जो भी लोग मेंबर बनना चाहते थे सभा के, वो उनके पास लैंड होनी चाहिए थी, ऐसी लैंड जहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। They should have their own home, खुद का घर होना चाहिए। They should be between 35 and 70 years of age. Age limit थी 35 to 70 years. They should have knowledge of the Vedas. Veds की knowledge होनी चाहिए. They should be well versed in administrative matters and honest होने चाहिए और administrative matters की भी knowledge होनी चाहिए. If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. अगर पिछले 3 सालों में वो किसी कमेटी के मेंबर थे तो वो दूसरी कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते. Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the election. And जिसने खुद के अकाउंट्स या खुद के रिलेटिव्स के अकाउंट सबमिट नहीं किए, वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता, मीन वो सभा का मेंबर नहीं बन सकता. So these were the conditions for the contesting the election or for becoming the member of sabha. While inscriptions tell us about kings and powerful men, इंस्क्रिप्शन से हमको किंग्स और पावरफुल मैन के बारे में पता चलता है, पर हियर इज एन एक्सर्प्ट from the Periya Puranam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women. So Tamil work है Periya Puranam, 12th century का वर्क है ये, जहाँ से हमको ordinary men and women की lives के बारे में पता चलता है. तो क्या लिखा है उसमें? On the outskirts of Adunor was a small hamlet of Pulyas, studded with small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in menial occupations. In the threshold of the huts, covered with strips of leather, little chickens moved about in groups. Dark children who wore bracelets of black iron were prancing about, carrying little puppies. In the shade of the maruduk trees, a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. There were mango trees from whose branches drums were hanging, and under the coconut palms, in little hollows on the ground, tiny headed bitches lay after whelping. The red-crested crocs crowd before dawn, calling the brawny pulyar to their day's work, and by day, under the shade of the kanji tree, spread the voice of the wavy-haired पुलायर women singing as they were husking paggies. So क्या लिखा था कि अदनूर के जो बाहरी इलाका था पुल्यास, एक छोटा सा गांव था जिसमें पुराने छप्पर के नीचे छोटी छोटी झोंपड़ियां थी और छोटे छोटे कामों में लगे खेतीहर मजदूरों का निवास था. छोटे छोटे मजदूर वहां रहते थे. चमड़े की पट्टियों से ढकी हुई झोंपड़ियां थी. छोटी मुर्गियां घूमती थी. काले लोहे के ब्लैक आयरन के कंगन पहने हुए थे छोटे बच्चे. छोटे छोटे पपीज को लेके खेल रहे थे. मर्दू या फिर अर्जुन की पेड़ों की छाया में एक महिला मजदूर ने अपने बच्चे को चमड़े की चादर पर सुला दिया. वहां आम के पेड़ थे जहां पे ढोल लटक रहे थे.
नारियल के पेड़ थे जिसके नीचे जमीन पर छोटे छोटे गड्ढों में छोटे छोटे सिर वाले पपीज थे। लाल कलगी वाले मुर्गे थे जो सुबह होने से पहले बांग देते थे, बोलते थे और हष्ट पुष्ट पुलियार को अपने दिन के काम के लिए बुलाते थे। और दिन में कांजी के पेड़ की छाया के नीचे लहराती बालों वाली पुलैया महिलाएं की आवाज फैल गई जो धान की भूसी निकाल रही थी। So this was happening in the subcontinent. Now we will see what was happening elsewhere in the world. So we will see now the China under the Tang dynasty. In China, an empire was established under the Tang dynasty, which remained in power for about 300 years. So China में एक Tang dynasty established हुई जो power में रही for about 300 years. Its capital Xi'an was one of the largest cities in the world. So उसकी capital थी Xi'an, जो one of largest cities थी world में, जहाँ पे Turks, Iranians, Indians, Japanese and Koreans भी गए. The Tang Empire was administered by a bureaucracy recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it. So Tang Empire को administer करने के लिए recruitment होता था via exam, जो कि सब लोगों के लिए ओपन था। जो भी लोग एग्जाम देना चाहते थे वो दे सकते थे। This system of selecting officials remained in place with some changes till 1911. So ऐसा सिस्टम ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करने का देखने को मिला 1911 तक। एंड बट कुछ चेंजेस भी हुए बीच बीच में, बट ये सिस्टम 1911 तक चला। And here we complete our chapter 2 of class 7. If you all like my video, then kindly subscribe to my channel Naveen Chahat Lifelines and also like, comment and share. Thank you for watching.